नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपने वीडियो पर। तो पिछले वीडियो में हमने कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के 150 तक के प्रश्नों का मैटर कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 151 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का संबंध राणा कुंभा से नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत राज, सूड प्रबंध, राधा गोविंद संगीत सार या वाद्य प्रबंध? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो राधा गोविंद संगीत सार है, इसका संबंध कुंभा से नहीं है। तो इसका संबंध है ढूंढाड़ के एक राजा, जयपुर के राजा प्रताप सिंह जी से संबंध रखता है राधा गोविंद संगीत सार। सवाई प्रताप सिंह जी ने एक संगीत सम्मेलन करवाया था जिसमें एक लेखक आए हुए थे जिनका नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। क्या नाम था? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट आए हुए थे और इन्हीं के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी और सवाई प्रताप सिंह जी के शासनकाल में की गई थी। उसके बाद हम बात करें संगीत राज। संगीत राज जो ग्रंथ है वो राणा कुंभा द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ये जो है वो 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग है इसके? तो सबसे पहला हो गया पाठ्य रत्नकोश, दूसरा हो गया नृत्य रत्नकोश, तीसरा गीत रत्नकोश, चौथा हो गया वाद्य रत्नकोश, उसके बाद 5वां हो गया रस रत्नकोश। तो पहला हो गया पाठ्य रत्नकोश, दूसरा हो गया नृत्य रत्नकोश, तीसरा हो गया गीत रत्नकोश, चौथा हो गया वाद्य रत्नकोश और 5वां हो गया रस रत्नकोश। ये है संगीत राज के 5 भाग जो राणा कुंभा द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सूड प्रबंध ये भी राणा कुंभा द्वारा रचित है और वाद्य प्रबंध ये भी राणा कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, तो इन ग्रंथों में राणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ नहीं है वो है राधा गोविंद संगीत सार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कोमल कोठारी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, चूरू, अलवर या श्रीगंगानगर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो कोमल कोठारी हैं इनका संबंध जोधपुर जिले से है। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोमल कोठारी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका क्षेत्र है लोक कला संस्कृति के संबंध में। लोक कला संस्कृति के क्षेत्र में कोमल कोठारी का कार्य रहा है और किस प्रकार से रहा है? तो इन्होंने रूपायन संस्था की स्थापना की थी। क्या की थी? रूपायन संस्थान की स्थापना की थी जो बोरुंदा, जो कहां पर आता है? जोधपुर के बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की थी। किसने की थी? तो कोमल कोठारी ने की थी और ये लोक कला संस्कृति से संबंध रखता है। ठीक है, और इनका जो कार्य रहा है वो लोक कला संस्कृति के संबंध में रहा है और इनको इन्हीं कार्य के रूप में सरकार द्वारा 1983 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो 2004 में पद्म भूषण द्वारा भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कोमल कोठारी का संबंध है किससे? है तो जोधपुर जिले से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में पीलोक गीत कब गाया जाता है? तो कब गाया जाता है? दिवाली पर, नई फसल उगने पर, विवाह में भात भरते समय या शिशु जन्म पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शिशु के जन्म पर पीलोक गीत गाया जाता है। और कब गाया जाता है? तो शिशु के जन्म के बाद एक पूजन होता है जिसको कहा जाता है कुआ पूजन। कुआ पूजन के समय जो गीत गाए जाते हैं शिशु के जन्म के बाद उसको कहा जाता है पीलो गीत। विवाह में भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गीत गाया जाता है जुलरिया गीत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की देवियों में सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है? तो कौन सी माता का है? करणी माता, जीण माता, बाण माता या आई माता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो जीण माता है इनका मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। तो राजस्थान के सीकर जिले में एक पहाड़ी है, इसका नाम है रेवासा। रेवासा की पहाड़ी पर स्थित है जीण माता का मंदिर। अगर हम बात करें करणी माता की, तो करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। जीण माता का सीकर में हो गया रेवासा की पहाड़ी पर। बाण माता का मंदिर कहां पर है? तो बाण माता का मंदिर हो गया उदयपुर में। और आई माता, ये वही आई माता है जिनकी दीपक की लो से केसर टपकती है। तो इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर है जोधपुर, जोधपुर के बिलाड़ा में। ठीक है, तो करणी माता का हो गया देशनोक बीकानेर में, जीण माता का हो गया सीकर में रेवासा की पहाड़ी पर, बाण माता का उदयपुर में हो गया और आई माता का मंदिर हो गया जोधपुर के बिलाड़ा में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और देवियों में सबसे लंबा जो गीत है वो है जीण माता का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन, पठान आदि पात्र किस शैलिक ख्याल की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल या अलीबख्शी ख्याल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जितने भी पात्र है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन और पठान, ये सभी जयपुरी ख्याल की प्रमुख विशेषता है। जयपुरी ख्याल की एक और मुख्य विशेषता है वो है इसमें जो पात्र होते हैं स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुषों की जो भूमिका अदा करते हैं उसमें पुरुषों की जो भूमिका अदा करते हैं वो पुरुष करते हैं और जो स्त्रियों की भूमिका अदा करती हैं वो स्त्रियां ही करती हैं। क्योंकि जहां तक देखा जाता है जितने भी ख्याल है उसमें पुरुष ही महिलाओं का रोल अदा करते हैं।
ठीक है। लेकिन जयपुरी ख्याल एक ऐसी ख्याल है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिला अदा करती है और पुरुषों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुचामनी ख्याल, तो कुचामनी ख्याल कहाँ की है, तो कुचामन से ही पता चलता है कि कुचामन डीडवाना कुचामन जिले से, जयपुरी ख्याल जयपुर से है, ठीक है। इसी प्रकार हेला ख्याल कहाँ से है, तो हेला से, दो शब्द है हेला में, तो दो शब्द वाला जिला कौन सा है, तो दौसा जिला। हेला ख्याल कहाँ की है, तो दौसा जिले की है। इसके बाद हम बात करें अलीबख्शी ख्याल, अ से अलीबख्श, अ से अलवर, अ से अलीबख्श और अ से अलवर, अलवर जिले की है अलीबख्शी ख्याल, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में कल्ला राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है और ये वही कल्ला राठौड़ है जो 1568 में चित्तौड़गढ़ में जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय वीर गति को प्राप्त हुए थे और वहां पर साका हुआ था 1568 का। इसमें इनके चाचा जयमल जी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है, कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कल्ला राठौड़ जी की और जयमल जी की दोनों की छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कल्ला जी राठौड़ और जयमल जी एक दूसरे से चाचा भतीजे का संबंध रखते थे, जिसमें जयमल चाचा थे और कल्ला राठौड़ भतीजे थे। और जो कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ दोनों की छतरियां हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है हनुमान पोल और भैरव पोल। सबसे पहले तो आता है हनुमान पोल, उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भैरव पोल आता है। हनुमान पोल और भैरव पोल है, इसके मध्य में स्थित है कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ की छतरियां, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग में स्थित कौन सा महल अनाज रखने का विशाल गोदाम था, तो कौन सा था, सुपारी महल, जोगी महल, जोरा भोरा महल या बादल महल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो जोरा भोरा महल था वो रणथंभौर दुर्ग का अनाज रखने का विशाल गोदाम था। फर्स्ट बात ये होगी। उसके बाद सुपारी महल, जोगी महल, ये भी रणथंभौर दुर्ग के महल है। जो जोगी महल है वो किस लिए बनाया था, तो एक ऋषि के रहने के लिए बनाया था, जिसका नाम जोगी महल इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जोगियों का डेरा लगने लग गया था। लेकिन 1961 के बाद इसको सरकार द्वारा पर्यटन विश्राम गृह बना दिया गया। किसको, जोगी महल को, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बादल महल, तो बादल महल कहाँ पर स्थित है, तो फर्स्ट तो हो गया डूंगरपुर में। 3 बादल महल है राजस्थान में, पहला तो हो गया डूंगरपुर में, दूसरा हो गया कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में कहां पर, तो कटारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है वो बादल महल है, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और तीसरा जो बादल महल है वो कहां पर स्थित है, तो जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अनाज रखने का विशाल गोदाम था वो जोरा भोरा महल था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में तोप मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, जालोर दुर्ग या सिवाना दुर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जालोर दुर्ग, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और इस दुर्ग को विजय कर लिया था, ठीक है। विजित करने के बाद एक स्थान था जहां पर पाठ्यशाला चलती थी, संस्कृत पाठ्यशाला चलती थी, इसको तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसको वर्तमान में तोप मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तोप मस्जिद इसलिए कहा गया इसको क्योंकि यहाँ पर तोप खाना भी था। क्या था, तोप खाना होने के कारण इस मस्जिद का नाम पड़ा तोप मस्जिद। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, इस कारण इसको अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो जालोर दुर्ग में स्थित है। और ये पहले थी संस्कृत पाठशाला। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल है, तो कहाँ का है, जैसलमेर, हनुमानगढ़, शेरगढ़ या चौमुआगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर दुर्ग, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है अक्षय पोल। इसके अलावा भी इसके और भी प्रवेश द्वार हैं जहां से एंट्री होती है। कौन कौन से हैं, सूरज पोल, भूता पोल, सूरज पोल, भूता पोल, और भूता पोल को गणेश पोल के नाम से भी जाना जाता है, हवा पोल। ये 3 पोल और हैं जो जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं। उसके बाद हम बात करें हनुमानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है ये, बटनेर दुर्ग। और ये वही बटनेर दुर्ग है जिसको तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक में कहा है कि ये बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है और ये बना हुआ है ईंटों द्वारा। राजस्थान का ये ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें शेरगढ़ दुर्ग, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बारां जिले में। इसको पहले कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और शेरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसको जीत लिया था। इसके बाद हम बात करें चौमुहागढ़, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बीकानेर या कोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभेड़ा महल स्थित है
कोटा जिले में। और कोटा से 7 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव अभय सिंह जी हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। और कोटा से 7 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम है अभेड़ा महल। और इस महल को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का हवा महल। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का हवा महल के नाम से जाना जाता है, जो है अभेड़ा महल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मालजी का कमरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? झुंझुनू, सीकर, चूरू या नीमका थाना? तो मालजी का जो कमरा है वो स्थित है चूरू में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो सेठ हजारीमल का पौत्र, सेठ हजारीमल थे, उनका पुत्र था शोभाचंद कोठारी। शोभाचंद कोठारी का पुत्र था मालचंद कोठारी। इन्होंने ही चूरू में स्थित मालजी के कमरे का निर्माण करवाया था। और मालजी के कमरे की जो तुलना की गई थी वो किससे की गई थी? तो मनहसर, मनहसर में बनी हुई जो हवेली है उससे तुलना कर बनाया गया था मालजी का कमरा। ठीक है, और ये स्थित है चूरू जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में हजरत शकर पीर बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? जालोर, अजमेर, झुंझुनू या नागौर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झुंझुनू जिले में स्थित है। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नरहड़ के पीर, क्योंकि झुंझुनू के नरहड़ गांव में इनकी दरगाह स्थित है, इसलिए इनको नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो बागड़ के धनी, बागड़ के धनी और नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है हजरत शकर पीर बाबा की दरगाह, जो कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू के नरहड़ में स्थित है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी आती है। उसी दिन हजरत शकर पीर बाबा की दरगाह पर मेला लगता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू में। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हजरत शकर पीर बाबा की जो दरगाह है वो राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से पंचायन शैली की विशेषताएं लिए हुए कौन सा मंदिर है? तो कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर, उषा मंदिर, कर्णसवा शिव मंदिर या सोमेश्वर मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश मंदिर, जो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। अब हम बात करें पंचायन शैली क्या है। पंचायन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं। तो 5 मंदिरों का जो समूह होता है इसको पंचायन शैली के नाम से जाना जाता है। और जो जगदीश मंदिर है जिसमें 5 मंदिरों का समूह होता है वो शैली कौन सी शैली है? तो नागर शैली की विशेषता है। नागर शैली की विशेषता है और नागर शैली का एक विस्तृत रूप है जो है पंचायन शैली। ठीक है, जिसमें 5 मंदिरों का समूह होता है, एक मुख्य मंदिर होता है, इसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं, जिसमें शिव हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, शक्ति और गणेश के मंदिर हो सकते हैं। और ये जगदीश मंदिर है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगर हम बात करें उषा मंदिर, तो उषा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उषा मंदिर स्थित है भरतपुर में। इसको मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने के बाद इसका नाम पड़ गया था उषा मस्जिद, जो भरतपुर के बयाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के बयाना में। अगर हम बात करें कर्णसवा शिव मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोटा में। और सोमेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये किराड़ू के मंदिर है। कौन से? किराड़ू। और ये कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर में। बाड़मेर के जो किराड़ू के मंदिर है जिसमें सोमेश्वर शिवालय है, शंकर भगवान का ये जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का बना हुआ है। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का बना हुआ है, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली आई थी, उसका अंतिम मंदिर है। कौन सा? सोमेश्वर शिवालय। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो निम्न में से पंचायन शैली की विशेषताएं लिए हुए कौन सा मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश मंदिर, जो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? विष्णोई, गौड़ी, वैष्णव या जसनाती? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रंगनाथ स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट बात तो ये अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अजमेर के पुष्कर में स्थित है और ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और वैष्णव संप्रदाय में भी एक शाखा है जिसका नाम है रामानुज शाखा। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से जुड़ा हुआ है ये रंगनाथ स्वामी का मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर के पुष्कर में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1844 में। और किसने किया था? तो सेठ पूरणमल ने 1844 में इस रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। और कहाँ पर किया था? तो अजमेर के पुष्कर में रंगनाथ स्वामी के मंदिर का निर्माण किया था, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सावन भादो कढ़ाई किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान के बीकानेर के देशनोक। देशनोक में क्या स्थित है? तो करणी माता का मंदिर स्थित है। और करणी माता के मंदिर में ही स्थित है सावन भादो कढ़ाई।
करणी माता को क्या कहा जाता है? करणी माता को चूहे वाली देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चूहे पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो काबा कहा जाता है। वहाँ के जो पंडित होते हैं उनके द्वारा इन चूहों को काबा कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो देशनोक बीकानेर में स्थित है। और ये जो करणी माता है वो राठौड़ों की कुल देवी है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण कराया गया था। और कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1627 में। 1627 में जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण कराया गया था और आना सागर झील के किनारे कराया गया था। और जो दौलत बाग है इसका नाम कैसे पड़ा? एक मराठा थे जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के नाम पर ही पड़ा दौलत बाग नाम, क्योंकि 19वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर आधिपत्य था किसका? मराठों का आधिपत्य था। और मराठों में एक थे दौलत राव सिंधिया, उन्हीं के नाम पर इस बाग का नाम पड़ गया दौलत बाग। लेकिन 19वीं सदी के आरंभ में जो अजमेर था वो मराठा सरदारों के अधीन था और इसी कारण दौलत बाग इसका नाम पड़ गया था। और आज़ादी के बाद 1947 के बाद दौलत बाग का जो नाम है उसको बदलकर सुभाष बाग नाम कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय लोक कला मंडल है वो स्थित है उदयपुर में, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1952 में देवीलाल सामर ने। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था लोक कलाओं और कठपुतली कलाओं का संरक्षण करना और इसका प्रचार प्रसार करना और इसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका निर्माण किया था देवीलाल सामर ने 1952 में, जो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी चित्रशैली मारवाड़ स्कूल का भाग नहीं है? किशनगढ़, भिणाय, अजमेर या देवगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो देवगढ़ चित्रशैली है वो मेवाड़ चित्रशैली का भाग है, लेकिन किशनगढ़, भिणाय और अजमेर ये तीनों शैलियां मारवाड़ चित्रशैली के अंडर में आती है। किशनगढ़ चित्रशैली का विकास कैसे हुआ? तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ की जो स्थापना की थी, जोधपुर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश था। राठौड़ वंश में एक राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के 8वें पुत्र जिनका नाम था किशन सिंह जी। किशन सिंह जी ने किशनगढ़ शहर की स्थापना की, ठीक है। वहां पर किशनगढ़ रियासत की स्थापना की और कब की? तो 1611 में की थी। इसी टाइम पर किशनगढ़ चित्रशैली का विकास हुआ। उसके बाद भिणाय हो गया और अजमेर हो गया। ये दोनों शैलियां भी मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। अगर हम बात करें देवगढ़, तो देवगढ़ जो चित्रशैली है मेवाड़ चित्रशैली का एक भाग है। देवगढ़ रियासत थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एक थे रावत द्वारिकादास जी चुंडावत। इन्होंने 1685 में देवगढ़ नगर को बसाया और उसके साथ ही देवगढ़ चित्रशैली का भी विकास हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामलाल, अलीराज व हसन किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या आमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें बीकानेर चित्रशैली की, तो बीकानेर चित्रशैली का जो विकास हुआ था वो किसके समय पर हुआ था? वो हुआ था अनूप सिंह जी के समय। और ये जो चित्रकार थे रामलाल, अलीराज और हसन, ये तीनों चित्रकार बीकानेर के राजा अनूप सिंह जी के चितेरे थे। उन्हीं के शासनकाल में ये चित्रकार हुआ करते थे। इसके अलावा हम बात करें बीकानेर चित्रशैली की, तो इसका जो सबसे पुराना ग्रंथ है इस चित्रशैली का वो कौन सा है? तो भागवत पुराण। और इसको कब चित्रित किया गया? तो इसको किया गया था राय सिंह जी के समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थानी हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जयपुर को राजस्थानी हस्तकलाओं को तीर्थ कहा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हस्तकला होती है। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हो गया सांगानेरी प्रिंट, दूसरी होगी बगरू प्रिंट, तीसरा लहरिया यहाँ का प्रसिद्ध है, पोमचा यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। हाथी दांत की यहाँ पर चूड़ियां बनाई जाती है। इसके अलावा सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है और फूल की साड़ियां यहाँ पर बनाई जाती है। इतनी सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं, इसलिए जयपुर को राजस्थानी हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में हस्तकलाओं से रिलेटेड क्या चीज है? तो जोधपुर में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है? तो बोरनाड़ा जोधपुर में हस्तकलाओं का, राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र बना हुआ है जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में कठपुतली कला केंद्र है, ठीक है, जहाँ पर कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। आपको पता है कठपुतलियाँ कौन सी जाति बनाती है? तो नट और भाट जाति के लोग बनाते हैं कठपुतलियों को, और उनको नचाने का काम भी ये
भाट और नट जाति के लोग करते हैं, ठीक है। जो उदयपुर की फेमस है और किसकी बनाई जाती, तो आड़ू लकड़ी की बनाई जाती कठपुतली। उदयपुर में कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा लकड़ी के जितने भी खिलौने होते हैं उसके लिए उदयपुर फेमस है। इसके बाद हम बात करें बीकानेर क्यों फेमस है, तो बीकानेर कौन सी हस्तकला आती है इसमें, उस्ता कला। उस्ता कला यहाँ की प्रसिद्ध है। जो क्या किया जाता है, ऊँट की जो खाल होती है इसके ऊपर सोने का चित्रांकन किया जाता है। ऊँट की खाल पर जो सोने का चित्रांकन किया जाता है उसको उस्ता कला कहा जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में ब्लू पोटरी कला को लाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह को, राजा मान सिंह को या सवाई प्रताप सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा मान सिंह जी लाए थे। तो वैसे तो ये देखा जाए तो ये पारसिया की कला है। पारसिया कहाँ पर आता है, तो ईरान। जो ब्लू पोटरी है वो एक ईरानी कला है और ईरान में भी पारसिया की कला है। तो पारसिया से लाहौर होते हुए हमारे भारत में आए और भारत से हमारे जयपुर में आई। तो पारसिया से लाहौर आई और लाहौर से अकबर लाया दिल्ली में और दिल्ली से आई जयपुर। और जयपुर लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मान सिंह जी को। राजा मान सिंह जी के टाइम पर ब्लू पोटरी का बहुत विकास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ब्लू पोटरी अपने अस्तित्व से बाहर जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद सवाई राम सिंह जी द्वारा वापस इस कला को उभारा गया, मतलब वापस इस कला की शुरुआत की गई, ठीक है। कौन सी, ब्लू पोटरी की। तो वापस ये अपने अस्तित्व में लाने का जो काम किया वो किया सवाई राम सिंह जी ने, ठीक है। लेकिन लाए थे मान सिंह जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर से रम्मत कला है उसका उद्भव हुआ। लेकिन रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। उद्भव हुआ जैसलमेर से, लेकिन जो बीकानेर है वहाँ की रम्मत राजस्थान में प्रसिद्ध है। और जो रम्मत है वो कब की जाती है, तो ये की जाती है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर की जाती है और श्रावण मास में की जाती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ, तो इसका उद्भव हुआ था जैसलमेर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाथीमन्ना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरासिया, सहर या भील या गालबेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाथीमन्ना नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। हाथों में तलवार लेकर एक गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है हाथीमन्ना नृत्य और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको बैठकर किया जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो हाथीमन्ना नृत्य है और इसमें हाथों में तलवार लेकर बैठकर गोले के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है कौन सा है, रावण हत्ता, सितार, सारंगी या जंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। जो कैसे बनाया जाता है, आधे कटे नारियल की खोल पर जब बकरे का चमड़ा चढ़ाया जाता है उसके बाद इसमें लकड़ी लगाई जाती है बांस की, इसमें खूंटे लगाए जाते हैं और खूंटों के ऊपर तार लगाए जाते हैं। और किसके तार लगाए जाते हैं, या तो हो सकते हैं ये घोड़े की पूंछ के या तांबे के या लोहे के तार होते हैं, ठीक है। और कितने तार होते हैं, तो 9 तारों का बना होता है रावण हत्था। और इसको गज से बजाया जाता है, किससे, गज से बजाया जाता है। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता, सितार, सारंगी और जंतर, ये चारों वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के वाद्य यंत्र है, तो तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, सवाई राम सिंह जी ने, सवाई माधो सिंह जी ने, राजा मान सिंह ने या सवाई जय सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सवाई माधो सिंह जी ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, तो चाकसू में, जयपुर में स्थित चाकसू नामक स्थान है, वहीं पर शील की डूंगरी पर शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहीं पर शीतलाष्टमी के दिन, कब, शीतलाष्टमी के दिन यहाँ पर मेला भरता है। और कब आती है, तो शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी होती है और इसी दिन जयपुर के चाकसू की शील की डूंगरी पर, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर मेला भरता है, ठीक है। यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होकर पत्थरों के टुकड़ों की पूजा होती है। शीतला माता के रूप में पत्थरों के टुकड़ों की पूजा की जाती है और ये पूजा होती है वार्षिक। इसी दिन यहाँ पर क्या लगता है, तो यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहा जाता है गधों का मेला। कहाँ पर पड़ता है, तो चाकसू में। कहाँ पर पड़ता है, चाकसू में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।